चलिए दोस्तों, आज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में समझते हैं। क्या है ये दोनों इंस्टीट्यूशंस? क्या इनके काम लगभग सिमिलर हैं? अगर हैं तो दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये भारत के लिए क्या मायने रखता है? चलिए इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बीच के डिफरेंस को लेकर परेशान हैं तो आप अकेले नहीं हैं। फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने भी ये बोला था कि इनिशियली स्टार्टिंग में इन दोनों के रोल्स को लेके वो खुद कंफ्यूज्ड थे। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक दूसरे से बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। इतने क्लोजली लिंक्ड कि इन दोनों का हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में सिर्फ एक स्ट्रीट की दूरी पे है। तो आखिर इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? दोस्तों, ये पूरी बात शुरू होती है जुलाई 1944 में, जब 44 नेशंस एक साथ इकट्ठा हुए थे फॉर द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये वो कॉन्फ्रेंस था जो यूएस के न्यू हैम्पशायर सिटी में अरेंज हुआ था टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, यानी वो सिस्टम जिससे हर कंट्री के करेंसी का रेट डिसाइड होगा। ये सिस्टम इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए बेहद जरूरी थी। अगर आपको इन डिटेल ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में समझना है तो मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाके उसे सुन सकते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि पुराना सिस्टम ऑफ इकोनॉमी अनस्टेबल था एंड बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं था, क्योंकि इससे ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी एंड अनफेयर ट्रेड पॉलिसी जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। 3 हफ्तों की लंबी डिस्कशंस एंड डिबेट्स के बाद फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचा गया एंड द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के हिसाब से दो नए इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होने वाले थे। पहला द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड दूसरा द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे कुछ दिनों में ही द वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना गया। और इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को एक एक डिस्टिंक्ट रोल दिया गया। आईएमएफ का काम ये था कि वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के सिस्टम को मेंटेन एंड स्टेबलाइज करके रख सके, जिससे हर कंट्री के करेंसी का वैल्यू यूएस डॉलर से जुड़ा हुआ रहे, यूएस डॉलर से लिंक्ड रहे। दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ ये है कि उस टाइम पे यूएस की इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्टेबल इकोनॉमी थी एंड यूएस की करेंसी डॉलर गोल्ड से जुड़ी हुई थी जो उसके पास अबंडेंस में थी। इसीलिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम उस टाइम पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे वर्ल्ड ट्रेड भी कंट्रोल हो सके एंड हेंस आईएमएफ का रोल यहाँ इंपॉर्टेंस में आता है। इसके अलावा आईएमएफ का ये भी रोल था कि वो दूसरी कंट्रीज को फंड्स देके उनके डेट कम करवा सके या खत्म करवा सके। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम वर्ल्ड बैंक के रोल की बात करें तो वर्ल्ड बैंक उन कंट्रीज को फंड्स प्रोवाइड करता जिन्हें रीडेवलपमेंट की जरूरत थी आफ्टर दी वॉर, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज। दोस्तों, आज इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के रोल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आई हैं, स्पेशली जब से फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम हटाया, तब से आईएमएफ ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में ली एंड अब वो हर जगह किसी भी कंट्री में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको सॉल्व करने का काम करता है। इसके अलावा वो ग्लोबल इकोनॉमी को मेंटेन करने एंड अपने मेंबर कंट्रीज में सही से इकोनॉमिक पॉलिसी एस्टैब्लिश करने का काम भी करती है, जबकि वर्ल्ड बैंक अपना पूरा ध्यान लगाती है ऑन कंट्री वाइज डेवलपमेंट एंड फाइटिंग पॉवर्टी। ये रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट्स एंड फंड्स प्रोवाइड करती है इन सम ऑफ दी वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज ताकि वो डेवलप हो सके। अगर एक टैबुलर फॉर्म में इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के डिफरेंसेस की बात करें तो दोनों इंस्टीट्यूशन के पास 189 कंट्रीज की मेंबरशिप है, लेकिन आईएमएफ में ओनली 2700 एम्प्लॉइज हैं कंपेयर टू 10,000 स्टाफ्स इन वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ की फंडिंग कोटा से होती है। ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन फीस होती है फ्रॉम मेंबर कंट्रीज। इनमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले नेशंस हैं यूएसए, जापान, चाइना एंड जर्मनी। जबकि अगर वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की बात करें तो इनको फंडिंग मिलती है बाय इशूइंग बॉन्ड्स टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स। आईएमएफ के सबसे बड़े बोरोवर्स हैं ग्रीस, यूक्रेन, पोर्टुगल, पाकिस्तान। और अगर वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स देखें तो ये सबसे ज्यादा फंड करती हैं प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका एंड ईस्ट एशिया। एक चीज जो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के पास कॉमन है वो है क्रिटिसिज्म्स।
IMF को क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट करके ये बोला है कि ये लोग अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज ढंग से एस्टैब्लिश नहीं कर पाते एंड इनकी ओपिनियंस बहुत बायस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, IMF ग्रीस को हमेशा बेल आउट करवाता है, लेकिन कई सालों से ग्रीस अपने फिनेंसेस क्लीन नहीं रख सका है। सिमिलरली अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये बोला जाता है कि वर्ल्ड बैंक अपने डिसीजंस एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को ध्यान में बिना रखे हुए लेता है कई बार। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट्स इन इथियोपिया। IMF एंड वर्ल्ड बैंक ऑन द अदर हैंड ये कहती हैं कि ये दोनों इंस्टीट्यूशंस बहुत इंस्ट्रूमेंटल है इन स्टेबलाइजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इनके प्रोजेक्ट्स एंड फंडिंग्स की वजह से ही बहुत सारे कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया है एंड इन टर्न एक ग्लोबल क्राइसिस पनपने से बच गया है। एंड ये काफी हद तक सही भी है। ऑल्सो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस इंडिया में काफी सारे प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट या द ड्रिप प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट्स फंड करती हैं एंड इसीलिए इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के होने या ना होने से इसका इंडिया पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है एंड इसीलिए हमें इसके बारे में जानना जरूरी है।